Hello students, I again welcome you to my channel अजय फिजिक्स बाय अजय सर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेंटर ऑफ मास का एक ऐसा टॉपिक जो ज़्यादातर बच्चों को डाउट रहता है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। ठीक है, और वो टॉपिक है हमारा, थंबनेल से समझ गए होंगे, वेरिएबल मास सिस्टम। तो एक्चुअली इस वीडियो में हम वेरिएबल मास सिस्टम की कंप्लीट थ्योरी की बात करेंगे जितनी हमें रिक्वायर्ड है। और एक्चुअली इसका जो कंसेप्ट है वो बताने के लिए मैं दो केसेस में आपको बताने वाला हूँ। केस वन होगा हमारा, व्हेन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम मूव्स विद सेम वेलोसिटी। मीन्स क्या केस होगा, हमारे पास जो सिस्टम होगा उसमें मल्टीपल पार्टिकल्स रहे होंगे और हर एक पार्टिकल आपका सेम वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी मीन्स मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। मतलब ये पूरा जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो पूरा का पूरा ट्रांसलेट कर रहा होगा। लेट अस से ये हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो हम बोलेंगे दिस सिस्टम इज ट्रांसलेटिंग विद वेलोसिटी v। और एक्चुअली इस सिस्टम में विद टाइम लगातार कुछ मास जो है वो लगातार ऐड हो रहा होगा। हर dt टाइम में dm मास कुछ कुछ ऐड होता रहा होगा। ठीक है, तभी ये वेरिएबल मास सिस्टम है। ओके, तो पहला केस हमारा इस सिचुएशन के साथ डील करने वाला है। बट एज अ जी स्टूडेंट हमें हर बार ऐसा केस मिलना ज़रूरी नहीं है। हमें कई बार ऐसी सिचुएशन के साथ भी डील करना पड़ सकता है जिसमें सिस्टम के हर एक पार्टिकल जो हैं वो अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे होंगे और अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे होंगे और उस सिस्टम में लगातार ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। क्या ये कहानी क्लियर है? लगातार रैंडम वेलोसिटी से हर पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग मैग्नीट्यूड, है ना, इससे चल रहे हैं और इस सिस्टम में लगातार कुछ मास ऐड हो रहा होगा। ओके, तो सेकंड केस हमारा इस सिचुएशन के साथ डील करने वाला है। और ये जब थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। केस वन पर 3 क्वेश्चन और केस टू पर एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल मास सिस्टम। तो इसमें हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, हमारे पास एक सिस्टम होगा जिसका मास किसी जनरल इंस्टेंट पर, लेट अस से टाइम t सेकंड पर, उस सिस्टम का मास m है और वो उस इंस्टेंट पर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, इसका हर एक पार्टिकल v वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि दिस इज ट्रांसलेटिंग विद वेलोसिटी v, है ना। एंड इन नेक्स्ट dt सेकेंड अ dm मास विच इज मूविंग विद वेलोसिटी u वेक्टर एड्स इनटू दिस सिस्टम इन नेक्स्ट dt सेकेंड। ओके, तो आफ्टर dt सेकेंड अगर मैं सिचुएशन को देखना चाहूँ तो dt सेकेंड बाद इस सिस्टम का मास जो हो जाएगा वो m प्लस dm हो जाएगा। dm मास ऐड हो चुका है इस सिस्टम में और इस सिस्टम के ऐड होने के बाद ये जो सिस्टम पहले v वेक्टर से चल रहा था और dt सेकेंड में ये कुछ ऐड ऑन हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी अब ये v वेक्टर नहीं रहेगी, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो पहले v वेक्टर था तो v में चेंज को हम बहुत छोटे चेंज को डिनोट करते हैं किससे, dv से। तो dv वेक्टर अगर चेंज आया तो नेट वेलोसिटी आफ्टर दैट चेंज विल बी v वेक्टर प्लस dv वेक्टर। तो फाइनल वेलोसिटी इज दिस। ओके, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई और इस dt टाइम में ये f एक्सटर्न तो लगातार लग ही रहा था। ओके, तो दिस इज द सिचुएशन। सिचुएशन समझ में आई? हमारा सिस्टम था किसी एक जनरल इंस्टेंट t पर, उसका मास m था, वो कुछ वेलोसिटी से चल रहा था, उसमें कुछ dm मास dt अगले dt टाइम में ऐड हो गया और वो ऐड होने की वजह से ओवरऑल सिस्टम का मास थोड़ा सा बढ़ गया और थोड़ी सी वेलोसिटी भी सिस्टम की चेंज हो गई है। ओके, ये पूरा सिनेरियो है ना। मीन्स आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। गौर करने वाली बात ये कि मैं किस एक जनरल इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, टी से टी प्लस डी टी टेक सेकेंड का जो इंटरवल है ना, उस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो उस इंटरवल में अगर हम इस पूरे सिस्टम पर m प्लस डी एम मास का जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम पर अगर नेट इम्पल्स की बात करें तो सेंटर ऑफ मास चैप्टर में हमने पढ़ा है कि किसी भी सिस्टम पर अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर जो नेट इम्पल्स होगा या उसका मोमेंटम में जो चेंज होगा वो केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होगा। इंटरनल फोर्सेस किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता है। तो एक्चुअल में जब ये दोनों एड ऑन हुए होंगे, दोनों ने इंटरेक्शन किया होगा, तो इंटरनल फोर्सेस भी रहे होंगे बट उनका कोई कंट्रीब्यूशन इस टर्म में, इस चीज़ में नहीं आएगा। केवल एक्सटर्नल फोर्स ही होगा
जो इस सिस्टम का ओवरऑल मोमेंटम चेंज करेगा इन दैट dt टाइम ड्यूरेशन। और मुझे पता है F बराबर dp बाय dt होता है, F एक्सटर्नल बराबर dp सिस्टम बाय dt होता है। तो यहाँ से dp सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल इंटू dt। क्या ये कहानी समझ में आती है? तो एफ एक्स, ये जो चेंज इन मोमेंटम हम लिख रहे हैं दैट इज एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी। ओके, तो ये जो एफ एक्सटर्नल डी टू नेट चेंज इन मोमेंटम है, इसको अगर हम लिखना चाहें मास और वेलोसिटी की टर्म्स में, तो हमें फाइनल मास, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मास एंड इनिशियल वेलोसिटीज पता है। तो हम फाइनल मोमेंटम लिखना चाहें तो फाइनल मास इनटू फाइनल वेलोसिटी दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज दिस मोमेंटम प्लस दिस मोमेंटम, दिस इज एम वी वेक्टर प्लस और प्लस दिस इज डी एम इंटू यू वेक्टर, और इन ये दोनों को ऐड कर दिया, दिस इज टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, दिस इज टोटल मोमेंट नेट इम्पल्स, या कहते हैं टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन दैट डी टी टाइम इंटरवल। ओके, तो ये एफ एक्सटर्नल डी टी हो गया। अब यहाँ से इस ब्रैकेट को थोड़ा सा ओपन कर दीजिए, एम इंटू डी वी प्लस एम इंटू वी वैक्टर, बहुत ईजी कैलकुलेशन है, आप सब लोग कर लेंगे। यहाँ एम वी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें जो डी एम इंटू डी वी का जो प्रोडक्ट बनेगा, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत दो छोटी छोटी चीज़ों का प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट जीरो रहा होगा, तो इसको नेग्लेक्ट करें। तो हमारे पास क्या टर्म बची, एम इंटू डी वी और डी एम इंटू वी वैक्टर माइनस डी एम इंटू यू वेक्टर। इन दोनों टर्म में dm कॉमन आ जाएगा और बचेगा v वेक्टर माइनस यू वेक्टर। ओके, तो वो जो इक्वेशन है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, f एक्सटर्नल इंटू डी टी इक्वल्स टू m इंटू डी वी प्लस डी एम इंटू वी माइनस यू वेक्टर। ओके, तो एक्चुअल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो f एक्सटर्नल इंटू डी टी है और ये वाली जो टर्म है ना, उसको लेफ्ट साइड में लाता हूँ, तो ये बनेगा माइनस ऑफ डी एम इंटू वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर इक्वल्स टू एम इंटू डी वी वेक्टर। अब एक्चुअल में यहाँ पे जो माइनस है ना, इस माइनस को आप प्लस बनाना चाहें तो एक्चुअली ये जो टर्म है उसमें से माइनस बाहर निकाल लीजिए। माइनस बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर बन जाएगा, यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर बन जाएगा और प्लस वाली टर्म बन जाएगी। ओके, और एक्चुअल में यहाँ पे dt को इमेजिन कीजिए, यहाँ पे ये dt नहीं था और यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? तो आप पूरी इक्वेशन को dt से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे वो dt था वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इन दोनों के डिवाइड में dt आ जाएगा। ओके, तो अब u माइनस वी वाली टर्म को समझते हैं। तो याद करो u क्या था और v क्या था। तो u was the velocity of incoming mass and v was velocity of our system, है ना। तो u माइनस वी वेक्टर क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग मास विद रेस्पेक्ट टू आवर सिस्टम। बट ये जो रिलेटिव वेलोसिटी हमने बोली है, वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग मास विद रेस्पेक्ट टू आवर सिस्टम, दैट वेलोसिटी इज जस्ट बिफोर द इंस्टेंट दिस डीएम मास एड्स इनटू आवर सिस्टम। समझ गए? जस्ट बिफोर वाले इंस्टेंट की है ये वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, याद रखना इस बात को। ओके, तो हमारे पास u वेक्टर माइनस वी वेक्टर क्या बना, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, u वेक्टर माइनस वी वेक्टर। ये ऐसा u माइनस वी माइनस यू कंफ्यूज नहीं होना, इसको ऐसा याद नहीं रखना है, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है, दैट v रिलेटिव वेक्टर इज वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग और आउटगोइंग मास विद रिस्पेक्ट टू आवर सिस्टम, बट ये किस इंस्टेंट का, जस्ट बिफोर एंटरिंग और एग्जिटिंग इनटू आवर सिस्टम। ओके, तो ये जो v u माइनस वी टर्म है ना, उसको हमने v रिलेटिव बोल दिया है। तो जो इक्वेशन बनी हमारे पास f एक्सटर्नल प्लस v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी इक्वल्स टू मास टाइम, और यहाँ पे डी वी बाई डी टी क्या है, याद करो v क्या था हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ आवर सिस्टम। तो उस सिस्टम की वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज मतलब क्या बन जाएगा, उस सिस्टम का एक्सेलरेशन, और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है तो उस सिस्टम का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन गया ये। क्लियर है सभी को? और ये जो टर्म है ना, दिस टर्म इज एक्चुअली फोर्स, फोर्स प्लस फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन, ऐसा ही रहा होगा, दैट इज फोर्स। तो उसको हमने थ्रस्ट फोर्स बोल दिया, क्या बोल दिया है इसको, थ्रस्ट फोर्स। तो हमारे जो इक्वेशन जो बनी, एफ एक्सटर्नल प्लस थ्रस्ट फोर्स बराबर मास टाइम एक्सेलरेशन। तो
एक्चुअल में फ़र्क क्या है? अगर हमारे पास नॉर्मल सिस्टम होता कि हमारे पास m मास का एक सिस्टम होता जिस पे F एक्सटर्नल फ़ोर्स लग रहा होता, तो हम बोलते कि सर F एक्सटर्नल बराबर मास टाइम इस सिस्टम का एक्सेलरेशन। बट अगर इस सिस्टम में लगातार कुछ dm मास dt टाइम में ऐड होता जा रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा? तो ये जो न्यूटन सेकंड लॉ वाली हम जो इक्वेशन लिखेंगे ना, उसमें एक टर्म एक्स्ट्रा और आ जाती है कि एफ एक्सटर्नल तो हम लिखेंगे लिखेंगे, प्लस में एक एक्स्ट्रा फोर्स और कंसिडर करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स, है ना? तो एफ एक्सटर्नल और थ्रस्ट फोर्स का जो रिजल्टेंट बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ दैट सिस्टम। समझ में आया? हम जो नॉर्मली एनएलएम पढ़ की इक्वेशन यूज़ करते हैं, सेकंड लॉ की इक्वेशन यूज़ करते हैं फॉर कांस्टेंट मास सिस्टम, उसमें एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन होता है। बट जब भी वेरिएबल मास सिस्टम होगा, तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स के साथ-साथ एक थ्रस्ट फोर्स भी लेना पड़ेगा। वो क्वेश्चन में आपको दिखेगा नहीं। जब भी वेरिएबल मास सिस्टम होगा, तो हमें इक्वेशन इसी फॉर्मेट में लिखनी पड़ेगी कि एफ एक्सटर्नल प्लस में थ्रस्ट फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन। और अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पे ये m जो है वो सिस्टम का m क्या था? t टाइम पर सिस्टम का मास था, और ये m मास लगातार वेरी कर रहा है। तो एक्चुअल में ये जो इक्वेशन आपको समझ में आई होगी, ये इक्वेशन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर लिखी गई है। समझ में आया कि ये एफ एक्सटर्नल उस dt उस t टाइम पे एफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, अगले उस t टाइम पर सिस्टम का मास a था, और उस t टाइम पे ही सिस्टम का एक्सेलरेशन a आया है। तो ये इसमें इस इक्वेशन में सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट t की है। मतलब जब भी हम वेरिएबल मास सिस्टम के लिए बात करेंगे ना, तो हमें वो इक्वेशन, ये जो न्यूटन सेकंड लॉ वाली इक्वेशन है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लिखनी पड़ेगी। हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का मास लेना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का एक्सेलरेशन चाहिए होगा, और उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का क्या चाहिए होगा? थ्रस्ट फोर्स चाहिए होगा, और उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का एफ एक्सटर्नल चाहिए होगा। तो हमें अल्टीमेटली जो एफ थ्रस्ट फोर्स है, उसका फॉर्मूला याद रखना है, वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, और इस इक्वेशन में कौन क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जो भी सीखा है, क्या क्या सीखा, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से जो भी सीखा कि इन केस ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम, वी हैव टू कंसीडर एन एक्स्ट्रा फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, अलोंग विद ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। बता चुका हूँ, है ना? एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हमें एक और फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखते वक्त, जो क्या होगा? एफ थ्रस्ट। अब वो जो एफ थ्रस्ट वेक्टर जो हमने लिखा, और जो एक्सटर्नल फोर्स जो हमारे सिस्टम पर लग रहे हैं, उन उन दोनों का रिजल्टेंट, ऑल एक्सटर्नल जो भी हैं प्लस ये जो एक्स्ट्रा थ्रस्ट फोर्स है, अब उनका रिजल्टेंट ही सिस्टम को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन जो है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लिखी जाएगी एफ एक्सटर्नल प्लस एफ थ्रस्ट बराबर मास टाइम एक्सेलरेशन। और ऑब्वियसली यहाँ पे m इज मास, वेरिएबल मास ऑफ आवर सिस्टम एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना? जिस इंस्टेंट पर हम, ये m मास क्या होगा? जिस इंस्टेंट पर हम इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, उस इंस्टेंट पर सिस्टम का मास। ओके, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। एक्चुअल में ये पॉइंट हमें हेल्प करने वाला है थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। अगर एफ थ्रस्ट के फॉर्मूले को ध्यान से देखें, तो ये है वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, जहाँ पे एम क्या था? एम था मास ऑफ द सिस्टम। तो दिस टर्म इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, और वो सिस्टम का मास टाइम के साथ घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ओके, तो अगर हमारा डी एम बाई डी टी पॉजिटिव है, ये वाली टर्म पॉजिटिव हो गई है, तो हम वेक्टर के कंसेप्ट से सीधा सीधा बोल सकते हैं कि दिस वी रिलेटिव वेक्टर एंड दिस एफ थ्रस्ट वेक्टर, दे आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, मीन्स एफ थ्रस्ट एंड वी रिलेटिव विल बी पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी? थ्रस्ट फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वी रिलेटिव। ओके, और एक और केस हो सकता है जब सिस्टम का मास कम हो रहा हो। ठीक है, उस केस में डी एम बाई डी टी नेगेटिव होगा, और डी एम बाई डी टी नेगेटिव हो गया तो देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाली टर्म नेगेटिव है, तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से हम सीधा सीधा पता लगा सकते हैं कि थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन वी रिलेटिव के
अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाली है। ठीक है, मीन्स जब मास कम होता है तो थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन, थ्रस्ट फोर्स हमेशा वी रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन डिसाइड करने वाला क्या पॉइंट है। मास बढ़ रहा है तो थ्रस्ट फोर्स वी रिलेटिव के डायरेक्शन में लगेगा, मास अगर कम हो रहा है तो थ्रस्ट फोर्स वी रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है सर, हमने पढ़ा कि हाँ एफ थ्रस्ट लगाते हैं सर, बट ये थ्रस्ट फोर्स ये तो बताओ अप्लाई कौन कर रहा है, किसने लगाया ये फोर्स। तो एक्चुअली बच्चों ये फोर्स लगाता है कौन, हमारा इनकमिंग या आउटगोइंग मास हमारे सिस्टम पर अप्लाई करता है। याद रखना, कौन, जो भी इनकमिंग या आउटगोइंग मास होगा वो हमारे सिस्टम पर थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है समझना, इसी इक्वेशन को थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, बहुत अच्छा कंक्लूजन निकलेगा यहाँ पर। इस इक्वेशन को, ये एक वेक्टर फॉर्म है तो इसके एक्स वाई जेड दोनों तीनों कंपोनेंट होंगे, और इसी तरह से वी रिलेटिव वेक्टर ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके भी तीनों एक्स वाई जेड कंपोनेंट होंगे। तो अगर इनको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इस इक्वेशन को अगर वेक्टर फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी, एफ थ्रस्ट वेक्टर को लिख दिया, एफ थ्रस्ट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट के कैप। सिमिलरली जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट के कैप। दिस इज वी रिलेटिव इनटू डीएम बाई डी टी। अब अगर ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों इक्वल है तो आई कैप का कोफिशिएंट इस लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आई कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो सेम होगा। तो आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे वी एक्स रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, तो वो हो जाएगा एफ एक्स टी एच, थ्रस्ट फोर्स का एक्स कंपोनेंट बराबर क्या आया, रिलेटिव वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इंटू डी एम बाई डी टी। सिमिलरली वाई कंपोनेंट ऑफ थ्रस्ट फोर्स क्या बना कि रिलेटिव वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इंटू डी एम बाई डी टी। और जेड डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स क्या बना, जेड डायरेक्शन का थ्रस्ट फोर्स इज जेड डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी इंटू डी एम बाई डी टी। मतलब क्या बना देखिए जरा, यहाँ पर ये जो थ्रस्ट फोर्स है ना दैट इज नेट थ्रस्ट फोर्स, नेट थ्रस्ट फोर्स, और वो कौन डिसाइड, वो किस डायरेक्शन में होगा, नेट वी रिलेटिव की डायरेक्शन में होगा इनटू, और फॉर्मूला क्या होगा, एफ थ्रस्ट इक्वल्स टू नेट वी रिलेटिव इनटू डी एम बाई डी टी। अगर मुझे एक पर्टिकुलर केवल एक्स डायरेक्शन में अगर थ्रस्ट फोर्स चाहिए तो बेसिकली कंसेप्ट क्या बना कि हमें रिलेटिव नेट रिलेटिव वेलोसिटी नहीं चाहिए होगी। अगर x डायरेक्शन का थ्रस्ट फोर्स चाहिए तो मुझे केवल x डायरेक्शन की ही रिलेटिव वेलोसिटी यूज करनी पड़ेगी। यहाँ जो फॉर्मूला है ना वी रिलेटिव अब नेट वाली यूज नहीं होगी, वी रिलेटिव इन x डायरेक्शन। इसी तरह से y कंपोनेंट ऑफ थ्रस्ट फोर्स चाहिए तो y डायरेक्शन के रिलेटिव वेलोसिटी इनटू dm बाई dt। इसी तरह से z डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स चाहिए तो z डायरेक्शन का रिलेटिव वेलोसिटी इनटू dm बाई dt। मतलब क्या बना, एक्चुअली मुझे जिस भी डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स चाहिए होगा, एक्चुअली फॉर्मूला क्या रहेगा, उस डायरेक्शन का रिलेटिव वेलोसिटी इनटू dm बाई dt। सिंपल एज दैट। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो ये था केस वन हमारा। अब हम बात करते हैं अगर क्या हो अगर हमारा सिस्टम का हर एक पार्टिकल जो है वो अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा हो, दे आर नॉट मूविंग विद सेम वेलोसिटीज। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल था जिसका हर एक पार्टिकल जो है अलग अलग रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रहा था। इसका m1 कुछ v1 वेक्टर से, m2 कुछ v2 वेक्टर से, m3 कुछ v3 वेक्टर से, ओके ऐसा मूव कर रहा है। तो क्या इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मैं निकाल सकता हूँ, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर एंड सो ऑन। और इस पूरे सिस्टम का मास जो है वो m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, m। एक सिस्टम लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, इसका उस पर्टिकुलर टाइम पर सिस्टम का मास कितना है, m है। उस पर्टिकुलर टाइम पर सिस्टम का मास जो था वो m था। ओके, अब उसका हर एक पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी चल रहा है, बट सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी है vc वेक्टर, क्या है, उस इंस्टेंट पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है vc वेक्टर। और उस इंस्टेंट पर उस पूरे सिस्टम पर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी लग रहे हैं, एफ एक्सटर्नल वेक्टर। ये कहानी है कब की, t सेकंड की। और अगले dt टाइम में एक dm मास फिर से आया, u वेलोसिटी से चलते हुए आया और हमारे सिस्टम में ऐड हो गया।
तो हमारे पास सिस्टम का मास क्या हो गया, m प्लस डी एम। और हमारा अब जो सिस्टम पहले कितनी वेलोसिटी चल रहा था, वीसी वेलोसिटी चल रहा था, अब ये डीएम, अब ये जो हमारा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अब वीसी से ना चल के थोड़ा सा चेंज आ जाएगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में, छोटा सा जो चेंज है वो डीवीसी माने, तो फाइनली जो वेलोसिटी हो जाएगी वो वीसी प्लस डीवीसी हो जाएगी। ओके, बात समझ में, सिंपल वही कहानी है, बट है ना। अब हम इस पूरे सिस्टम पर चेंज इन मोमेंटम हम बात करें तो क्या रहा होगा कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। पूरे सिस्टम देखो, इस सिस्टम का हर एक पार्टिकल अलग अलग रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट अगर मुझे इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम लिखना हो तो एक्चुअली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यूज आती है, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। पी ऑफ द सिस्टम हमें पता है इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हमें पता है। ओके, तो अगर मुझे इस सिस्टम का फाइनल मोमेंटम लेना, हालांकि हर एक पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन से वेलोसिटी चल रहा है, तो फाइनल मोमेंटम विल बी टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और उसमें से इनिशियल मोमेंटम हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों का टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो इस पूरे सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम जो हो जाएगा वो कितना होगा, मास, दिस मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m इंटू वी सी, और प्लस, और इसका इस इनकमिंग मास का मोमेंटम हो जाएगा डी एम इंटू यू वेक्टर। तो अब इस ब्रैकेट को थोड़ा सा ओपन करते हैं तो फिर से वही कहानी होगी यहाँ पर कि ये जो डी एम, ये वाली टर्म जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर एम वी सी और एम वी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर से सेम टर्म बनेगी m इंटू डी वी सी, और यहाँ पे इन दोनों टर्म में डी एम कॉमन आ जाएगा, और इक्वेशन फिर से सेम वही कैलकुलेशन, बस v की जगह क्या आ गया था, वी सी यूज कर लिया, और कोई चेंज नहीं है, फिर से सेम रिजल्ट आएगा, बट यहाँ पर v की जगह vc आ गया है, तो यहाँ पे ये जो टर्म है, इस बार ध्यान से देखो, दिस vc इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ आवर सिस्टम, तो उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम मींस दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। क्लियर है, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। और v रिलेटिव क्या है, v रिलेटिव इज u माइनस वी सी, मतलब इस बार दिस इज यू वेक्टर जो था वो इनकमिंग मास की वेलोसिटी थी, और वी सी हमारे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी, तो दिस टर्म इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आवर सिस्टम, बट दैट ऑल्सो जस्ट बिफोर एडिंग इनटू आवर सिस्टम। तो देखिए, रिजल्ट हमारे पास फिर से सेम वैसा ही आया कि एफ एक्सटर्नल प्लस दिस टर्म इज थ्रस्ट फोर्स equals to mass time is this, but this time acceleration of center of mass of the system। तो देखिए जरा एक्चुअल में क्या हुआ है, आप एनालॉजी बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि अगर मेरे पास कोई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता जिसके हर एक पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं सर, ठीक है, और इस सिस्टम पर कुछ कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो है वो ये एफ एक्सटर्नल है। तो इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए अगर इसमें ये कांस्टेंट मास का सिस्टम होता तो आप क्या लिखते कि सर इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए एफ एक्सटर्नल बराबर मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये इक्वेशन लिखते, देखिए मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते, ये दिस इक्वल्स टू दिस बनता। बट अगर इस सिस्टम में फिर से अगर हमारे पास वेरिएबल मास बन जाए, इस सिस्टम में लगातार कुछ मास ऐड या सब्ट्रैक्ट होने लगे, तब क्या इफेक्ट आएगा सर, तब फिर से वही इफेक्ट आया सर कि हमें इस एफ एक्सटर्नल के साथ साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स और कंसीडर करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, और वो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होगी v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, बट दिस टाइम दैट v रिलेटिव विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टिकल या मास with respect to center of mass of our system, with respect to center of mass of our system। क्या ये कहानी क्लियर है, एंड दैट ऑल्सो जस्ट बिफोर द इंस्टेंट ऑफ एंटरिंग और एग्जिटिंग द सिस्टम, जो डीएम मास एंटर करने से पहले या डीएम मास एग्जिट करने से पहले ये रिलेटिव वेलोसिटी, हम पहले के इंस्टेंट पर ये रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक बात समझ में आई होगी, मतलब अगर हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं और हर एक पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी चल रहे हैं, दोनों केस में फ़र्क बस इतना है, एक फ्रेम में सिस्टम की वेलोसिटी यूज़ करेंगे
और एक केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यूज करेंगे सिस्टम की बजाय, क्योंकि सिस्टम का हर पार्टिकल तो अलग अलग वेलोसिटी चल रहा है। सर किसकी वेलोसिटी यूज करें? एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यूज करनी है। क्या ये कहानी समझ में आई? ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक कार्ट है, ये कार्ट एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है और हमारे पास एक होपर है, उस होपर से लगातार सैंड जो है वो नीचे गिर रही है विद रेट म्यू केजी पर सेकेंड। और इस ये कार्ट इनिशियली वाज एट रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इट हैज मास एम नॉट एट टी इक्वल्स टू 0। इस टोटल कार्ट का जो मास था, ये जो टोटल मास है, दैट मास इज एम नॉट एंड अ कांस्टेंट फोर्स इज आल्सो एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एक्चुअल में इस फोर्स की वजह से ये पूरा सिस्टम लगातार चलना स्टार्ट करेगा, तो विद आफ्टर सम टाइम इट विल अटेन सम वेलोसिटी v। Then we need to find this velocity as a function of time and acceleration of the cart as a function of time। तो देखिए हमारे पास एक्चुअल में अगर हम इस कार्ट को एज अ सिस्टम लें तो इस कार्ट में लगातार कुछ मास ऊपर से ऐड हो रहा है। ऑब्वियसली हम इसमें ये मान के चलेंगे कि ये सफिशिएंटली लार्ज है हमारा कार्ट। ओके, ऐसा नहीं है कि सर ये इससे आगे निकल गया, तो वो कहानी हम बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ऑब्वियसली अगर मुझे वेरिएबल मास सिस्टम है तो मुझे एक याद रखना, हमेशा एक गोल्डन रूल बना लो, मुझे एक जनरल इंस्टेंट पर न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखनी है। और एक जनरल इंस्टेंट पर न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखनी है तो उस इंस्टेंट पर मुझे एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल लेना पड़ेगा, सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा, उस सिस्टम पर उसका एफबीडी मुझे बनाना है। यही तो है। तो वो सिस्टम मैंने क्या लिया, सिस्टम ले लिया जो ये कार्ट है ना, दिस कार्ट इज आवर सिस्टम एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो उस कार्ट का टी टाइम पर मास कितना हो जाएगा, इनिशियल मास एम नोट था और म्यू केजी पर सेकंड के रेट से आपका मास इसमें ऐड होता जा रहा है, तो टी टाइम में कितना ऐड हो जाएगा, म्यू टी। तो टोटल मास विल बी म्यू एम नॉट प्लस म्यू टी। और लेट अस से कार्ट वी वेलोसिटी गेन कर लेता है टी टाइम में। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए जरा, मुझे अब इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स के अलावा मुझे थ्रस्ट फोर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वो थ्रस्ट फोर्स के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, दिमाग में याद रखो, वी रिलेटिव चाहिए और हमें dm/dt चाहिए। तो वी रिलेटिव निकाल लेते हैं पहले। तो ऑब्वियसली ये जो मैं थ्रस्ट फोर्स वाली इक्वेशन लिखूंगा वो मुझे किस डायरेक्शन में लिखनी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मुझे थ्रस्ट फोर्स नेट नहीं चाहिए, मुझे थ्रस्ट फोर्स चाहिए केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक्चुअल में मैं एफबीडी बनाऊंगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने वाला हूँ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन ए अगर है तो ये एक्सटर्नल फोर्स प्लस इसमें जो भी थ्रस्ट फोर्स लग रहा है वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में लग सकता है, उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में, एक कंपोनेंट हो सकता है वर्टिकल डायरेक्शन में भी आ रहा हो थ्रस्ट फोर्स का एक्चुअल में जो आएगा। ठीक है, जो होगा भी, बट हमें ये नहीं चाहिए, मुझे केवल ये चाहिए। तो मुझे रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए होगी केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। ठीक है, तो अब समझना बात, अगर ये कार्ट ने v वेलोसिटी अटेन कर ली तो हमारा सिस्टम का हर एक पार्टिकल यहाँ पे जो हर एक पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है। आई बात समझ में? और ये जो सैंड पार्टिकल जो इनकमिंग मास है, ये हमारा सैंड पार्टिकल है। सैंड पार्टिकल हमारा ऐसा कुछ नीचे वेलोसिटी से कुछ आ रहा होगा, और क्योंकि ये होपर जो है वो फिक्स्ड है, तो ये जो सैंड पार्टिकल आ रहा होगा ना, उसके पास केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी जो इनकमिंग मास हमारा सिस्टम में ऐड हो रहा है। समझ में आई बात? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस इनकमिंग मास की वेलोसिटी 0 है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे सिस्टम की वेलोसिटी v है। तो हमारे सिस्टम के रेस्पेक्ट में इनकमिंग मास की वेलोसिटी क्या होगी? तो हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, इस इनकमिंग मास की वेलोसिटी में से सिस्टम की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करना है मतलब इस वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड करना है। मीन्स वेलोसिटी विल बी लाइक दिस, है ना। ये पार्टिकल रेस्ट पे था और उसमें ये वाली वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड किया तो वो v इस तरह से ऐड होगा, तो ये वाली वेलोसिटी v इस तरह से ऐड हो गई, तो डायरेक्शन, है ना, तो नेट वेलोसिटी v बनी। और किस डायरेक्शन में बनी, इस डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, क्योंकि v रिलेटिव की डायरेक्शन डिसाइड करेगा किसकी डायरेक्शन, थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन। ओके, तो थ्रस्ट फोर्स बना हमारे पास, क्या बनेगा, थ्रस्ट फोर्स बनेगा म्यू इंटू वी रिलेटिव।
है ना। म्यू क्या था, डी एम बाई डी टी, किस रेट से ऐड हो रहा है, वो डी एम बाई डी टी जो है वो म्यू ही तो है, ये एक्चुअली डी एम बाई डी टी है ना। ओके, तो वो हो गया आपका डी एम बाई डी टी इंटू वी रिलेटिव हो गया आपके पास वी। और ये थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखो मास ऐड हो रहा है तो वी रिलेटिव की डायरेक्शन में ही थ्रस्ट फोर्स होगा, मीन्स दिस थ्रस्ट फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन। ओके, तो अब मुझे पता लग गया कि इस सिस्टम पर, पूरे सिस्टम पर इस डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लग रहा है। तो अब मैं इस पर्टिकुलर टी टाइम पे थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू मुझे पता है, तो इसका एफबीडी बनाऊं, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे होंगे बट मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं केवल इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखूंगा फोर्स, तो दो ही फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स और थ्रस्ट फोर्स, फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं। ओके, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखी जाएगी, लेट अस से एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ही है, आगे की तरफ ही है, तो यहाँ से दिस फोर्स एफ माइनस एफ थ्रस्ट बराबर मास टाइम, मास इस पर्टिकुलर इंस्टेंट का चाहिए, तो टी टाइम बाद वाला मास कितना है, एम नॉट प्लस म्यू टी, तो दिस मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, मतलब डी वी बाई डी टी। क्लियर है। अब इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से अब हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। वेलोसिटी वाली टर्म एक तरफ और टाइम वाली टर्म एक तरफ रख लो, तो एफ डी वी डिवाइडेड बाई दिस, ये टर्म, और इक्वल्स टू डी टी डिवाइडेड बाई दिस। ओके, और टी अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, टी इक्वल्स टू जीरो पर वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, और टी टाइम पर वेलोसिटी वी हो जाएगी, इजीली इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट पुट कर दी, और हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन। एक्चुअल में ये इक्वेशन लिखना इम्पोर्टेंट है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालना इम्पोर्टेंट है, उसकी डायरेक्शन निकालना इम्पोर्टेंट है। क्लियर हुआ। उसके बाद ये चीज़ें, फिजिक्स इतनी है, ये और ये, उसके बाद मैथमेटिक्स है बेटा, ये बहुत इजीली आप कर लेंगे। ओके, अगर हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, तो अब ऑब्वियसली एक्सेलरेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें डी वी बाई डी टी निकालें, इसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो बहुत इजीली, यू बाई वी रूल से आप इजीली ये एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास फिर से सेम वही कार्ट है और उस पर कुछ सैंड रखी हुई है हमारे पास, और बस इस बार डिफरेंस क्या है, इस बार कार्ट के बॉटम पर एक छोटा सा होल है, जिस होल से लगातार सैंड जो है वो नीचे गिर रही है, और विद रेट म्यू केजी पर सेकेंड। And initially this cart was at rest, and initial this its mass is m naught, this cart plus sand system total mass is m naught, and a constant horizontal force is also acting on this system, f force. Okay, then we need to find फिर से velocity as a function of time and acceleration as a function of time. तो ऑब्वियसली क्या होगा, विद टाइम, है ना, ये कार्ट आगे मूव करने वाला है, और लेट अस से आफ्टर टी सेकेंड, ऑब्वियसली हमें वेरिएबल मास सिस्टम है ये हमारा, तो हमें किसी जनरल इंस्टेंट पे चर्चा करनी पड़ेगी, तो लेट अस से आफ्टर टी सेकेंड दिस कार्ट अचीव्स वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी, ठीक है, तो वेलोसिटी v हो जाती है, और t टाइम बाद इस सिस्टम का जो मास जो बचेगा, दैट मास विल बी, ऑब्वियसली बहुत सिंपल है कि पर सेकेंड म्यू के जी कम हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं टी सेकंड में कितना कम हो जाएगा सर, म्यू टी कम हो जाएगा, तो टोटल मास, रिमेनिंग मास कितना बचेगा पूरे सिस्टम का, एम नॉट माइनस म्यू टी। ठीक है, और अब अगर मुझे देखें तो ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने वाला है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही रहने वाला है। ओके, तो अब तो अगर मुझे वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन वगैरह सब निकालने हैं, तो मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेरिएबल फोर्स है, तो थ्रस्ट फोर्स भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ही चाहिए होगा, तो इस रिलेटिव वेलोसिटी भी मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की ही चाहिए, नेट रिलेटिव वेलोसिटी मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, तो बात समझते हैं कि सर वो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। मेरे दिमाग में क्या है, मुझे सेकंड लॉ इक्वेशन लिखनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसके लिए मुझे थ्रस्ट फोर्स चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी भी चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, तो क्या होता है कि ये जो आउटगोइंग मास है, इस बार कौन है आउटगोइंग मास, ये जो डीएम मास में यहाँ पे जो जस्ट गिरने वाला है,
तो आउटगोइंग मास गिरने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी? एक्चुअली वो कार्ट के अंदर ही है, तो उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली कार्ट की वेलोसिटी के बराबर होगी ना। आई बात समझ में, है ना? वो एक्चुअली कार्ट की वेलोसिटी से ही चल रहा होगा और कार्ट भी हमारा v स्पीड से आगे चल रहा है। तो हमें क्या चाहिए होता है, जो v रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आउटगोइंग मास, ये वाले मास की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू आवर सिस्टम। सिस्टम हमारा ये पूरा है जो खुद खुद v वेलोसिटी से चल रहा है, इसके फ्रेम में हमें आउटगोइंग मास की वेलोसिटी चाहिए, तो वो जीरो दिखेगी। ऑब्वियसली दोनों सेम वेलोसिटी चल रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो, है ना? हमें कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी निकाले? जस्ट बिफोर इजेक्टिंग, तो वो कितनी है फिलहाल? जीरो है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, है ना? जस्ट बिफोर इजेक्टिंग की बात करनी है हमें, ठीक है? तो ये जीरो हो गई है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो डीएम बाई डी टी कुछ भी हो तो थ्रस्ट फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। अब थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, ठीक है? तो अब मुझे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई अप्लाई करना है, तो मुझे एफबीडी बनानी पड़ेगी इस सिस्टम की एट अ जनरल इंस्टेंट। तो वो जनरल इंस्टेंट तो यही है, टी टाइम वाला अपन ले लेते हैं। तो ये एफ फोर्स, केवल एफ फोर्स लगा रहेगा, हॉरिजॉन्टल एक्स में कोई थ्रस्ट फोर्स नहीं होगा। और अगर कोई थ्रस्ट फोर्स नहीं है तो देखिए जरा इक्वेशन क्या लिखी जाएगी कि ये हॉरिजॉन्टल एक्स में इकलौता यही फोर्स है, तो दिस फोर्स एफ इक्वल्स टू मास ऑफ दिस सिस्टम एट दिस इंस्टेंट दिस टाइम। तो वो कितना है? एम नॉट माइनस म्यू टी है। वो मास कितना है? एम नॉट माइनस म्यू टी इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, और एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम को मैंने डीवी बाई डी टी लिख दिया। एक्चुअली इस वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, सिस्टम की वेलोसिटी वी है, उसका रेट ऑफ चेंज जो है टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन रहा होगा। ओके, तो अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस इक्वेशन में एफ एंड एम नॉट एंड म्यू आर कॉन्स्टेंट, ओनली टी इज वेरिएबल। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए डीवी वाली टर्म एक साइड रख ली, बाकी सारी टर्म टाइम वाली टर्म जो है वो आप राइट हैंड साइड ले आई और इंटीग्रेट कर दिया है। टी इक्वल्स टू जीरो पर हमें गिवन है कि वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि यहाँ पर टाइम की लिमिट आने वाली है, यहाँ पे वी की लिमिट आने वाली है, तो टी जीरो पर वेलोसिटी जीरो, टी टाइम पे वेलोसिटी वी मान लेते हैं। तो यहाँ से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके क्या आ जाएगा? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे सर? तो f तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और ये टाइम का लीनियर फंक्शन है, तो वन बाय लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln ऑफ दैट लीनियर फंक्शन, और डिवाइडेड बाय उस टाइम का कोफिशिएंट कितना? माइनस म्यू। ये माइनस म्यू डिवाइड में आ जाएगा, और फिर इसमें लिमिट पुट करेंगे जीरो से t। ठीक है, लिमिट पुट करने के बाद ये हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। ओके, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है, तो एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो सिंपली क्या करना है? इसको डिफ्रेंशिएट कर दे। आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे सर? तो इसमें एफ बाई म्यू जो है वो आपका कांस्टेंट हो गया, तो और एल एन ऑफ दिस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एल एन ऑफ सम फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? वन बाय दैट फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन का रेसिप्रोकल लिख दिया है। अब फिर इनटू में क्या करते हैं? इस फंक्शन का फिर से क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन किया जाएगा, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं अपन। और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? u बाई वी रूल लगा सकते हैं, क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं। ये क्वोशिएंट रूल लगा दिया, फिर उसके बाद फिर से चेन रूल के अकॉर्डिंग एक बार फिर से हम इस फंक्शन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये म्यू भी आएगा, है ना? डिफरेंशिएशन आई थिंक सबको आता है, ये मान के चल रहा हूँ मैं, है ना? एम नॉट, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? एफ डिवाइडेड बाय एम नॉट माइनस म्यू टी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में फिजिक्स जो कहानी है, फिजिक्स जो आपको समझनी है कि सर इसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है तो थ्रस्ट फोर्स जीरो है, और अगर थ्रस्ट फोर्स जीरो है तो एफ बी डी के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन लिखी जाएगी। इस स्टेप के आगे का जो चीज़ है वो पूरा मैथमेटिक्स है, फिजिक्स केवल इस स्टेप तक थी। आई थिंक सबको समझ में आई होगी, है ना? ओके, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन एचसीवी का क्वेश्चन है ना? बहुत सिंपल सा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है, हमारे पास एक चेन है मास एम लेंथ एल की, जिसको हमने वर्टिकली होल्ड किया हुआ है सच दैट इट्स लोअर एंड जस्ट टचेज द सरफेस, इस सरफेस को जस्ट टच कर रहा है। ओके, और अब हमने इस पोर्शन से इस चेन को रिलीज कर दिया है, यहाँ से रिलीज किया है। ओके, हमने इस चेन को रिलीज कर दिया है। ओके, अब क्या बोला है कि एनी पोर्शन दैट स्ट्राइक्स द फ्लोर
कम्स टू रेस्ट, जो भी है ना चेन जो है यहाँ से जो भी टकरा रही है वो टकराते ही वो जो पोर्शन है वो चेन का हिस्सा वो रेस्ट पे आ गया है। और एक बात और बोली गई है कि द चेन डज नॉट फॉर्म अ हीप ऑन द फ्लोर, ये जो हीप बनेगा या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो ये हीप जो है इसकी हाइट जो है, दिस हाइट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू दिस हाइट ऑफ दिस लेंथ ऑफ द चेन, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो देन वी नीड टू कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चेन ऑन द फ्लोर, इस फ्लोर पर ये कितना फोर्स लगा रही होगी चेन, मतलब यहाँ पर अगर हम फ्लोर और चेन को देखें तो यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन हमें कैलकुलेट करनी है, बट किस इंस्टेंट पे, व्हेन एक्स लेंथ ऑफ दिस चेन हैज रीच्ड द फ्लोर, इस ये एल लेंथ है ना तो उसकी एक्स लेंथ गिर चुकी होगी, दिस लेंथ इज एक्स, तो उस इंस्टेंट पर मुझे यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया। तो हम वो इंस्टेंट कंसिडर करते हैं एक जनरल इंस्टेंट का टी टाइम का, जिस वक्त चेन जो है वो एक्स डिस्टेंस फॉल कर चुकी है और वेलोसिटी वी अटेन कर चुकी है। इस वक्त ये जो चेन है, पूरी चेन, ये जो यहाँ तक ये पूरी चेन है ये वी वेलोसिटी से चल रही होगी। ठीक है, और इन नेक्स्ट डी टी सेकेंड, अगले डी टी टाइम में ये जो यहाँ का जो लास्ट का ये जो छोटा सा डी एक्स लेंथ का जो चेन होगा वो टकरा के इस हीप में ऐड हो जाएगा, वो भी रुक जाएगा, वो डी एक्स हिस्सा भी रुक जाएगा। ओके, तो एक बार के लिए थोड़ा चीज़ों को समझे जरा। तो अगर हम इस चेन का केवल ये वाला हिस्सा कंसिडर करें, समझना बात को, अगर ये वाला हिस्सा अगर हम कंसिडर करें जो मतलब हीप जो रुका हुआ नहीं है, जो नीचे की तरफ वी वेलोसिटी से गिर रहा है, उस हिस्से की बात करते हैं। उस हिस्से की जो लेंथ रही होगी ऑलमोस्ट एल माइनस एक्स रही होगी। हम हीप का जो हाइट है वो ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये एल माइनस एक्स लेंथ है जो फिलहाल वी वेलोसिटी से चल रहा है। और इसको एज ए सिस्टम ले, तो इस सिस्टम में से भी लगातार आप समझिए अगले डी टी टाइम में ये जो डी एक्स लेंथ है नीचे वाली, वो डी एक्स लेंथ इस सिस्टम से बाहर हो जाएगी। मतलब हम केवल सिस्टम कौन सा ले रहे हैं, जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो चेन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, अभी टकराई नहीं है, केवल वो हिस्सा हम कंसिडर कर रहे हैं। तो उसको भी अगर हम एज ए सिस्टम माने तो एक्चुअल में वो सिस्टम भी लगातार उस सिस्टम का मास कम हो रहा है। ठीक है, तो दैट वर्टिकल पार्ट को अगर हम सिस्टम लें तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस मास, दिस डी एक्स लेंथ ऑफ द मास इज इजेक्टिंग मास फॉर दिस सिस्टम, और इस इजेक्टिंग मास की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0 हो गई है। ठीक है, बट फिलहाल जस्ट बिफोर इजेक्टिंग, ये मतलब इस इजेक्ट करने से तुरंत बाद तो वेलोसिटी v है, बट तुरंत पहले की वेलोसिटी से एलिमेंट की कितनी इजेक्टिंग मास की v है, और हमारा सिस्टम कितनी वेलोसिटी से चल रहा है सर, वो भी v वेलोसिटी से ही चल रहा है। और इजेक्टिंग मास की भी वेलोसिटी जस्ट बिफोर इजेक्टिंग कितनी है, वो भी 0 ही है सर। तो आपको नहीं लगता कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इजेक्टिंग मास विद रिस्पेक्ट टू आवर सिस्टम इज कितना, फिर से यहाँ पर आंसर कितना है, 0 है। तो थ्रस्ट फोर्स इज ऑल्सो 0 ऑन आवर सिस्टम। कौन से सिस्टम की बात हो रही है, ये जो वर्टिकल सिस्टम है चेन का। तो अब अगर मैं इस सिस्टम का एफबीडी बनाता हूँ, इस सिस्टम का एफबीडी बनाता हूँ तो इस सिस्टम पर कोई थ्रस्ट फोर्स नहीं लगने वाला है। तो इसका जब मैं एफबीडी बनाऊंगा न्यूटन सेकंड लॉ के इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो इस सिस्टम पर लगेगा नीचे की तरफ केवल इसका mg, और वो mg कितना होगा, इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा सर इस टोटल मास m है और टोटल लेंथ l है, तो दिस इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू हमें कितनी लेंथ का चाहिए, l माइनस एक्स लेंथ का चाहिए। तो दिस इज मास ऑफ द दिस चेन, दिस l माइनस एक्स लेंथ चेन इनटू g, ये mg लगेगा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये बात समझ में आई, ऊपर थ्रस्ट फोर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, ये थ्रस्ट फोर्स नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज मास इनटू जी, तो इसको मास से डिवाइड कर दे, इस पूरे सिस्टम के मास से डिवाइड कर दे तो ये मास मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ द दिस सिस्टम कितना आ जाएगा, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स ये जो चेन है ना वो फ्री फॉल कर रही होगी,
क्लियर है, उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। और x लेंथ गिर चुकी है चेन g एक्सेलरेशन से चलते हुए। तो बताओ x डिस्टेंस चलने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है? रेस्ट से चली है, वेलोसिटी 0 है इनिशियली, और x डिस्टेंस चलने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 2gx। क्या ये कहानी क्लियर है सभी को? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें पता लग गया कि जब x लेंथ फॉल की होगी तो ये जो चेन है, इस चेन की वेलोसिटी रूट 2gx रही होगी। ओके, और अब ये रूट 2gx वेलोसिटी रही होगी, तो अब मुझे यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। तो वो नॉर्मल रिएक्शन अगर हमें निकालनी है तो देखिए मैं क्या करूँगा, एक्चुअली अब मैं सिस्टम लूँगा, ये जो नीचे रखा हुआ पार्ट है ना, इसको एज अ सिस्टम ले लेते हैं। ये भी एक वेरिएबल मास सिस्टम होगा जिसमें लगातार कुछ मास ऐड हो रहा है। ये खुद रेस्ट पर है और इसका मास कितना है? जब ये एक्स लेंथ था, जो एक जनरल इंस्टेंट हम कंसीडर करेंगे ऑब्वियसली, तो जब ये एक्स लेंथ गिर चुकी है तो इसका मास रहा होगा m/l इंटू एक्स, और इसमें लगातार कुछ मास ऐड हो रहा होगा। लेट अस से डीएम मास, ये जो चेन का डीएम मास जो है वो लगातार ऐड हो रहा है। कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? v वेलोसिटी से। और ये v वेलोसिटी अभी अभी हमने कैलकुलेट की है, ये जो ऐड हो, जब x लेंथ गिर चुकी है तब ये जो इसकी वेलोसिटी जो है, ये पूरी चेन कितनी वेलोसिटी से गिर रही है? रूट 2gx वेलोसिटी से। तो ये वेलोसिटी v हमें पता है। तो देखिए जरा, ये इनकमिंग मास है, ऐड ऑन हो रहा है, तो मास ऑफ द सिस्टम जो है वो हमें पता है m/l इंटू एक्स है। और dm/dt की वैल्यू क्या रही होगी? dm/dt अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे dx लेंथ जो है, इस पोर्शन की dx लेंथ आके ऐड हो रही है, dt टाइम में ऐड हो रही है। तो कितना मास ऐड हुआ? dx लेंथ आके ऐड हुई ना, तो मास कितना? लैम्डा इंटू dx। लैम्डा मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो ये बनेगा m/l इंटू डी एक्स। ये हो गया dm और डिवाइडेड बाय dt। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दैट इज m/l इंटू डी एक्स बाई डी टी। क्या बनेगा? सोच के देख, डी एक्स बाई डी टी क्या है? x हमारा क्या था? x हमारा ये लेंथ है यहाँ से यहाँ, और इस x का रेट ऑफ चेंज रहा होगा कि ये जो चेन है, इस चेन के इस एंड की वेलोसिटी क्या है, और वो वेलोसिटी कितनी, वो वेलोसिटी v बनेगी, और v की वैल्यू फिलहाल कितनी है? रूट 2gx। तो एक्चुअली ये वेलोसिटी v बनेगी, dx बाई डी टी वी बनेगा। तो यहाँ पे m/l इंटू अंडर रूट 2gx। क्लियर है? तो मास पता है, dm/dt पता है, v रिलेटिव और निकाल ले। v रिलेटिव कितना हो जाएगा? v रिलेटिव हमारा, ये सिस्टम खुद तो रेस्ट पे है और इनकमिंग मास v वेलोसिटी से आ रहा है, तो हमारे इसके फ्रेम में, सिस्टम के फ्रेम में इनकमिंग मास की वेलोसिटी v ही हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो v रिलेटिव इज v इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और मास ऐड हो रहा है तो थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन बोलो क्या होगी? थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन होगी v रिलेटिव की डायरेक्शन में ही होगी, क्योंकि मास ऐड हो रहा है। तो यहाँ से एफ थ्रस्ट की जो वैल्यू आई, दैट विल बी v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी। तो v रिलेटिव जो है वो रूट 2gx ही है, इंटू डी एम बाई डी टी करेंगे रूट 2gx इंटू दिस। ओके, तो रूट 2gx का रूट रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से बनेगा m/l इंटू 2gx। दिस इज एफ थ्रस्ट फोर्स, और एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या ये कहानी क्लियर है? ये फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? तो अब हम इसका एफबीडी बनाते हैं अगर इस सिस्टम का, तो देखिए जरा क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे इस सिस्टम पर। इसका खुद का mg लग रहा होगा, इसका mg होगा m/l इंटू एक्स लेंथ है इसका, इंटू जी, दिस इज मास इंटू जी। और क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे सर? इस पर थ्रस्ट फोर्स जो लग रहा है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, FTH।
और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, वो कहाँ लग रहा होगा सर? ऊपर की तरफ लग रहा होगा। एक्चुअली यही नॉर्मल रिएक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ से अगर एफबीडी और ये पूरा होल सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है इस सिस्टम का, तो क्या इक्वेशन लिखी जाएगी कि नॉर्मल इक्वल्स टू क्या बनेगा? m/l इंटू एक्स इंटू जी प्लस एफ टी एच इज 2m/l into x into g, means normal reaction is 3m/l into x into g। ये आपका आंसर है। आई थिंक कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम HCV। नाउ अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। देखिए हमारे पास क्या है इस बार, we have a flexible drive belt which runs over a frictionless flywheel। ये एक फ्लाई व्हील है और उसके ऊपर एक बेल्ट जो है वो लगातार ऐसा चल रही है, और इस फ्लाई व्हील और बेल्ट के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये बेल्ट बिल्कुल स्मूथली ऐसा स्लाइड करते हुए चल रही है। ओके, इस डायरेक्शन में चल रही है। ओके, और इस बेल्ट का मास पर यूनिट लेंथ जो है वो 1 kg/मीटर है। एक्चुअली उसको मैं लैम्डा बोल देता हूँ, वेरिएबल में काम कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, लैम्डा बोल देता हूँ इसको। ओके, एंड द टेंशन इन द ड्राई बेल्ट इज 10 न्यूटन। यहाँ पे ये जो ड्राई बेल्ट है थोड़ी टाइट रहेगी, ऑब्वियसली थोड़ी सी खिंची हुई होगी, तो इसकी जो टेंशन है वो टेंशन हमें गिवन है 10 न्यूटन की। क्लियर है? और ये जो बेल्ट आपकी मूव कर रही है, यहाँ पे बेल्ट की जो स्पीड है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, उसको वी बोल देते हैं, है ना। और ये पूरा सिस्टम जो है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द बेल्ट ऑन द फ्लाई व्हील। क्या कैलकुलेट करना है? एक्चुअली नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द बेल्ट ऑन द फ्लाई व्हील। तो एक्चुअल में समझना क्या होगा, ये जो फ्लाई व्हील है उस पर ये जो बेल्ट ऐसा जा रही है, एक्चुअल में आप ऐसा समझिए, ये जो फ्लाई व्हील इस बेल्ट को हर पॉइंट पर ऐसा रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन यही तो होगी। क्लियर है? बट ये नॉर्मल किसकी है? फ्लाई व्हील लगा रहा है बेल्ट पर, बट हमें क्या पूछा है? बेल्ट जो लगा रही होगी फ्लाई व्हील पे, मतलब इसी का रिएक्शन चाहिए हमें। मतलब जितना ये इनका रिजल्टेंट होगा ना, ये जितने ही फोर्स बनाए उनका रिजल्टेंट बाय सिमेट्री में बोल सकता हूँ इस तरफ आएगा। जो फ्लाई व्हील लगा रहा है इस बेल्ट पर, तो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट, ये जो एन है उतना ही इक्वल एंड अपोजिट बेल्ट लगाएगी फ्लाई व्हील पर। तो ये एन हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझो जरा। इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करता हूँ, केवल वो ये वाला पोर्शन लेता हूँ जो सर्कुलर शेप में है। ठीक है, इतना पोर्शन ऑफ द बेल्ट, ये बेल्ट लगातार मूव कर रही है, यहाँ पे ऐसा स्लाइड कर रही है लगातार वी स्पीड से, ऐसा वी स्पीड से लगातार स्लाइड कर रही है। तो वी टेक ओनली सर्कुलर पार्ट ऑफ दैट बेल्ट एज आवर सिस्टम। तो अगर हम इस सिस्टम को ध्यान से देखें तो ये सिस्टम में लगातार आप देखें तो यहाँ से इस एंड से, यहाँ से इस बाउंड्री से बी, है ना, ये बाउंड्री पॉइंट को ए और बी नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो इस बाउंड्री से लगातार इस सिस्टम में लगातार मास इस एंड से एंटर कर रहा है, और यहाँ इस एंड से लगातार मास बाहर निकल रहा है। और मुझे ये पता है कि जितना मास यहाँ पे एंटर कर रहा है उतना ही मास पर सेकंड इस तरफ से बाहर भी निकल रहा है, क्योंकि ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का मास विद टाइम चेंज नहीं हो रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो अगर हम ये एंड ए और एंड बी, इसको आप वेरिएबल मास सिस्टम मान सकते हो अगर आप इतना कंसिडर करते हो तो इसको। ठीक है, एक एंड से एक्चुअल में है वैसे तो मास कांस्टेंट है, बट एक एंड से मास लगातार बाहर निकल रहा है और एक एंड पे मास लगातार एंटर कर रहे हैं, तो हम फिर से वो वेरिएबल मास सिस्टम वाली कहानी अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें और पिछले क्वेश्चन में फ़र्क क्या था? जो हमने सिस्टम लिया है, ये जो हमने सिस्टम लिया, इसका हर एक पार्टिकल जो है वो अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है। देखो सबका मैग्नीट्यूड तो सबका v ही है, पर डायरेक्शन सबकी अलग अलग है।
ठीक है, तो इस केस में हमारा जो सिस्टम है ना वो केस 2 वाला है। उसका हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है, मैग्नीट्यूड भले ही सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी डिफरेंट है हर एक पार्टिकल की। ठीक है, तो इस केस में अगर हमारे पास मास ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का यूज करते हैं। तो और अगर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर निकालना चाहें ना इसकी, तो सिमेट्री से अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी सिमेट्री से देखो, यहाँ का एक पार्टिकल कंसिडर करो तो यहाँ की वेलोसिटी v थी, मान v थी, तो ये वाला पार्टिकल भी ऐसा v स्पीड से जा रहा होगा और ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही रहा होगा। तो आपको नहीं लगता कि एक्चुअली इन सब पार्टिकल की जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जो वेलोसिटी आएगी सेम वेलोसिटी किसी दूसरे पार्टिकल की राइट हैंड साइड में मिलेगी। तो इनकी नेट वेलोसिटी अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा जाए, इस डायरेक्शन में देखा जाए, तो वो जीरो आएगी क्योंकि एक पार्टिकल की जितनी इस डायरेक्शन में है उतनी ही दूसरे पार्टिकल के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। तो इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में, ये जो एक्स डायरेक्शन हमने मानी है, इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी नहीं है। ये बात समझ में आई? और ध्यान से देखें तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर आप देखेंगे ना तो वो ऐसा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इस पार्टिकल की का भी एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा और इस पार्टिकल की भी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा। तो इस वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर की तरफ आने वाली है। ये बात सबको क्लियर है ना? तो एक्चुअल में और इसका सेंटर ऑफ मास मुझे पता है, कहाँ है, यहाँ कुछ रहा होगा, यहाँ कुछ रहा होगा और ये इस डायरेक्शन में चल रहा होगा। और ये जो एक और बात, ये वाली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, वो विद टाइम चेंज नहीं हो रही है। ध्यान से देख लो चाहे, क्योंकि ये इसके हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी विद टाइम जो है वो यहाँ वाला पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी हमेशा v ही है और सेम एंगल पे ही रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है वो विद टाइम चेंज नहीं होगी, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये VCM मैं डिनोट कर देता हूँ, दिस इज आवर VCM। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए, ये नॉर्मल रिएक्शन चाहिए और ये नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है तो मुझे सेकेंड लॉ की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। और एक्स डायरेक्शन में फोर्स लिखना है, वेरिएबल मास सिस्टम है तो थ्रस्ट फोर्स भी चाहिए एक्स डायरेक्शन का, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी यूज होगी केवल एक्स डायरेक्शन की ही। और तो इसलिए ये वाई डायरेक्शन में तो मुझे इस वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे ये वाला फोर्स चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब एट एंड ए अगर हम बात करें, एंड ए पर ये वाली वेलोसिटी v, देखिए ज़रा, एट एंड ए पर ये जो मास है ना, ये मास dm मास मान लीजिए जो अगले dt टाइम में बाहर निकलने वाला है। तो ये dm मास v वेलोसिटी से चल रहा है, क्लियर है? और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में, बट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, रिलेटिव वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकालें तो कितनी होगी, बता सकते हो? इसकी सेंटर ऑफ मास की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है और आउटगोइंग मास की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, ये रही ए पॉइंट पर अगर देखा जाए। तो बताओ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी हुई? v इसी डायरेक्शन में हुई है ना, ये तो रेस्ट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और ये वाला पार्टिकल जो है आउटगोइंग पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है? v राइट हैंड साइड। तो इसके फ्रेम में जाएंगे तो वेलोसिटी कितनी बनेगी? v राइट हैंड साइड ही बनेगी। तो वेलोसिटी इज वेलोसिटी v इन राइट हैंड साइड डायरेक्शन और ये इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। और dm/dt कितना है सर? dm/dt अगर देखें तो यहाँ से dx लेंथ dt टाइम में बाहर निकल रहा है, यहाँ से ये जो dx लेंथ है वो dt टाइम में बाहर निकल रहा है। तो कितना मास बाहर निकल रहा है? तो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा माने तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा? लैम्डा dx कितना हो जाएगा? लैम्डा dx और डिवाइडेड बाय dt। तो यहाँ से ये क्या बन गया?
लैम्डा इंटू वी। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो dm बाई डी टी हो गया लैम्डा इंटू वी। और बट यहाँ पे एक और चीज़, मास कम हो रहा है, dm बाई डी टी इज एक्चुअली नेगेटिव माइनस लैम्डा इंटू वी स्क्वेयर, लैम्डा इंटू वी। अब थ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगा? वैसे माइनस तो डायरेक्शन ठीक है, घट रहा है बढ़ रहा है वो बता रहा है, बट हमें पता है कि थ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू है, माइनस साइन चाहे आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन हम ऑलरेडी बता सकते हैं कि थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन होगी सर, क्योंकि मास निकल रहा है, कम हो रहा है, तो वी रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगेगा, और थ्रस्ट फोर्स विल बी वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी। तो एक्चुअली लैम्डा इंटू वी स्क्वेयर क्या बन जाएगा? लैम्डा इंटू वी स्क्वेयर। और ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस वी रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स ये होगा आपका इस डायरेक्शन में। क्या ये कहानी क्लियर है? ओके, इसी तरीके से अगर हम एंड बी पे बात करें, एंड बी पे फिर से रिलेटिव वेलोसिटी हमें किस डायरेक्शन की चाहिए? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ही चाहिए, इन एक्स डायरेक्शन ही चाहिए। तो वो फिर से कितनी होगी, है ना? तो हमारा ये जो इनकमिंग मास है उसकी वेलोसिटी v है, और सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो विद रिस्पेक्ट टू आवर सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इनकमिंग मास? तो v ही आ जाएगी, और वो किस डायरेक्शन में आएगी? लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। तो ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास v, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। और फिलहाल डी एम बाई डी टी की जो वैल्यू है, जिस रेट से यहाँ से बाहर निकल रहा था उसी रेट से यहाँ से मास एंटर कर रहा है, तो एक्चुअल में ये भी सेम ही आएगा, लैम्डा इंटू वी। और यहाँ से थ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू बन जाएगी वो लैम्डा इंटू वी स्क्वेयर होगी। और किस डायरेक्शन में होगी? डायरेक्शन विल बी, क्योंकि मास ऐड हो रहा है बी एंड पी पॉइंट पर, तो डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वी रिलेटिव, मीन्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हमें यहाँ पर एंड ए पर और एंड बी पर दोनों पर थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू पता लग गई है, लैम्डा इंटू वी स्क्वायर, लैम्डा इंटू वी स्क्वायर। दोनों के दोनों थ्रस्ट फोर्स एक्चुअल में लेफ्ट हैंड साइड आए हैं। और अब हमें ये नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। तो अब मैं एफ बनाने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं अभी। तो अब मैं इतने पोर्शन का एफ बनाऊँगा। तो ये एफ जब बनेगी तो इसके एफ में क्या क्या फोर्सेस आएंगे? एक नॉर्मल रिएक्शन तो आएगा ही आएगा, एक यहाँ पे इतने पोर्शन पर देखेंगे तो यहाँ पे टेंशन भी आएगी, और इस तरफ टेंशन भी आएगी, और क्या आएगा? यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स आएगा इस तरफ, लैम्डा इंटू वी स्क्वेयर, है ना? लैम्डा इंटू वी स्क्वेयर। और यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में क्या आने वाला है? थ्रस्ट फोर्स आने वाला है, लैम्डा इंटू वी स्क्वेयर। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, और क्योंकि सेंटर, ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, इक्वेशन क्या लिखेंगे कि नेट फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का इस डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। VCM इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज VCM, और वो आपका कांस्टेंट है। दिस इम्प्लाइज एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन का जो ACM होगा, इस डायरेक्शन में जो ACM होगा, दैट विल बी 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का इस डायरेक्शन में एक्चुअल में कोई वेलोसिटी है ही नहीं। सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में हमेशा रेस्ट पे रहेगा, एक्स डायरेक्शन में, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है सेंटर ऑफ मास का। तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे तो इस एक्चुअली नॉर्मल और लैम्डा वी स्क्वायर और लैम्डा वी स्क्वायर, ये तीनों फोर्स मिल के किसको बैलेंस कर रहे होंगे? ये टेंशन और ये टेंशन को बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी कि नॉर्मल, इक्वेशन लिखी जाएगी आपके पास नॉर्मल, है ना, और प्लस 2 टाइम लैम्डा इंटू वी स्क्वेयर इक्वल्स टू 2t।
तो यहाँ से नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2t माइनस 2 लैम्डा वी स्क्वायर। तो जो अब हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है, वो सब वैल्यू पुट करें कि 2 इंटू टेंशन इज़ 10 माइनस में 2 इंटू लैम्डा इज़ 1 और वी स्क्वायर इज़ वेलोसिटी इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, तो 4। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये जो वेरिएबल मास सिस्टम है उसका थोड़ा सा डीप नॉलेज आपको मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंसेप्ट समझ में आए हों, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।